प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, कला के मूलभूत तत्वों के इन ई व्याख्यान की श्रृंखला में एक नए ई व्याख्यान के साथ में पाठ्यक्रम से जुड़े हुए एक नए विषय के साथ में आज हम बात कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले के ई व्याख्यान में मैंने कला के वर्गीकरण के बारे में बात की थी। कलाओं के वर्गीकरण में ललित कला और उपयोगी कला के बारे में बात की थी। उनमें क्या समानताएं होती है, क्या असमानताएं होती है, उसके बारे में बात की थी। कला के महत्व के बारे में कुछ बात की थी कि कलाओं का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, उसके बारे में बात की थी। तो पिछले ई व्याख्यान की कड़ी को जोड़ते हुए इस ई व्याख्यान में हम आगे बढ़ते हुए पाठ्यक्रमानुसार ललित कलाओं के बारे में बात करेंगे कि जो ललित कलाएं हैं वो उनके बारे में क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ललित कलाओं के अंतर्गत दृश्य अथवा रूपरत कलाएं आती हैं, जिसमें चित्रकला के बारे में बात की। अब मूर्तिकला के बारे में भी थोड़ा सा हम देख रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, चित्रकला के बाद स्थूलता की दृष्टि से मूर्तिकला का स्थान आता है। यह जो कला है यह त्रिआयामी है। यह दृश्य कला के अंतर्गत आती है, जो कि त्रिआयामी है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। घनत्व जिसको बोलते हैं, मोटाई होती है। और मूर्ति के 3 आयाम होने के कारण ही दर्शक शिल्प को सभी कोणों से देख सकते हैं। मिट्टी, पत्थर अथवा धातु आदि को कलाकार आकार व रूप प्रदान करता है, जो कि त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करता है। और भारतीय समाज में मूर्तिकला को भी उच्च स्थान प्राप्त होता है। और इन मूर्तिकलाओं के बहुत अच्छे उदाहरण हमें भारत के मंदिरों में देखने को मिलते हैं। दक्षिणी भारत में नटराज की मूर्ति परमात्मा के विराट रूप को अभिव्यक्त करती है। और कला परंपरा में मूर्तिकला को स्थापत्य कला का ही एक अंग माना गया है। प्राचीन ग्रंथों जैसे मानसार, सम्रांगण, सूत्रधार आदि को मूर्ति निर्माण कला का विस्तार पूर्वक हमें वर्णन देखने को मिलता है। मोटे रूप से मूर्तिकला के 3 प्रकार होते हैं, मुख्य प्रकार होते हैं, जो इस प्रकार है। उच्चीकृत कला, लो रिलीफ जिसको बोलते हैं। कम उभार वाले शिल्प को उच्चीकृत शिल्प कहा जाता है। इसके उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरे इत्यादि पर उच्चीकृत या कम उभार आकृतियों का निर्माण इस प्रकार किया गया है। दूसरा है हाई रिलीफ, उभारदार। अधिक उभार वाले शिल्पों के लिए उभारदार शिल्प का प्रयोग किया गया है। उभारदार त्रिआयामी शिल्प हमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 18वीं-19वीं शताब्दी तक विकसित भारतीय मंदिरों में उत्कीर्ण किए गए हैं। तीसरा आता है आपका दबी हुई कला, संक रिलीफ। मूर्तिकला में वह तकनीक है जिसमें समतल धरातल पर किसी आकृति को उभारने के बजाय खोद कर दबा हुआ बनाया जाता है, जिसके उदाहरण मिस्र की मूर्तिकला में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है मृणशिल्प, टेराकोटा। मृणशिल्प अथवा पकाई गई मिट्टी की मूर्ति के निर्माण की परंपरा का उद्भव नदी घाटी सभ्यताओं में हुआ। मृणशिल्प के जो उदाहरण है वो मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु आदि राज्यों से प्राप्त होते हैं।
राजस्थान में गुप्त युगीन मृणशिल्प कला के उदाहरण बीकानेर क्षेत्र के रंगमहल, बड़ा पुल, दक्षिणी राजस्थान के चित्तौड़ जिले में नगरी क्षेत्र में पशु पक्षियों एवं मानवाकृतियों के मृणशिल्प प्राप्त हुए हैं, जो गुप्तकालीन मृणशिल्प का बोध कराते हैं। पेपर मेशी, पेपर मशी से बने शिल्प व उपयोगी सामग्री जैसे बच्चों के खिलौने, सामान रखने हेतु बर्तन आदि हमारे घरों में उपयोग होता जाता है, हो रहा है। कि पेपर मेशी की सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो बात है कि ये वजन में बहुत हल्के होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं। इसी प्रकार से रूपरत और दृश्य कलाओं में वास्तुकला आती है। इसके बारे में भारतीय संदर्भों में वास्तुकला का शब्द का उपयोग जो है वो अत्यंत विस्तृत अर्थ में हुआ है। पहले विवेचित दोनों दृश्य कलाएं, चित्रकला व मूर्तिकला को वास्तुकला के अंतर्गत ही स्वीकार किया गया है। भारतीय परंपरा में मूर्ति व चित्र निर्माण प्रमुख रूप से वास्तुकृतियों पर ही निर्भर रहा है। भारतीय वास्तुकला का प्रमुख स्रोत जो है वो धर्म रहा है और प्राचीन गुफा मंदिरों आदि के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि इन तीनों दृश्य कलाओं को एक साथ हमें देखने को मिलता है, जैसे कि अजंता, एलोरा, बाघ की गुफा आदि मंदिर अथवा प्राचीन स्थापत्य। वास्तु शब्द की जो उत्पत्ति है वो वस धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है निवास करना। भारतीय वास्तुकारों ने सौंदर्य को ही अपना लक्ष्य नहीं बनाया, वरन सौंदर्य के साथ साथ सत्यम और शिवम को भी अभिव्यक्त किया है। वास्तुकला का वर्णन हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। उत्तरी भारत के मुख्य वास्तुशिल्पीय ग्रंथों में सूत्रधार मंडन, विश्वकर्म प्रकाश, सम्रांगण सूत्रधार प्रमुख है। दक्षिणी वास्तु परंपरा के उल्लेखनीय ग्रंथों में विश्वकर्मीय शिल्प, मयमतम, शिल्परत्न, चित्रलक्षणम आदि प्रमुख है। मानसार में जो है वो वास्तुशिल्प का अत्यंत विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया गया है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भवन निर्माण को मानव शरीर के रूप में ग्रहण किया गया है और इसी आधार पर भवन और उसमें निवास करने वाले मध्य शरीर और आत्मा का संबंध स्थापित किया है। मंदिर निर्माण में भारतीय वास्तुकला की मूल प्रेरणा धार्मिक व आध्यात्मिक रही है। प्रमुख वास्तुकारों ने भारतीय वास्तुकला को मोटे रूप से 3 भागों में बांटा है। नागर शैली जो उत्तरी भारत में पाई जाती है, द्राविड़ शैली जो दक्षिणी भारत में पाई जाती है और नागर शैली जो लगभग मध्य भारत में पाई जाती है। इन तीनों शैलियों का संबंध जो है वो ब्रह्मा, महेश और विष्णु का प्रतिनिधित्व माना गया है। वास्तुकला साधारण रूप से स्थान की कला मानी जाती है। वास्तुकला का भी रस निष्पत्ति से सीधा संबंध है। इस प्रकार वास्तुकृति का लक्ष्य भी सौंदर्य की निर्मित एवं उपयुक्त रस की अनुभूति का आस्वादन है। अब आता है प्रिय विद्यार्थियों प्रदर्शनकारी कलाएं। प्रदर्शनकारी कलाएं जो परफॉर्मिंग आर्ट्स, जो इससे पहले का ये लेक्चर था वो दृश्य कलाओं में ललित कलाओं के बारे में बात की थी। प्रदर्शनकारी कलाएं वे कलाएं जिन्हें शारीरिक अंग संचालन, गायन, वादन और नृत्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संगीत, लोकनाट्य, नाटक प्रदर्शनकारी कलाओं के अभिन्न अंग है। ये वे कलाएं हैं जिन्हें दर्शकों के सम्मुख अभिनीत किया जाता है। इन कलाओं को आरंभ से अंत तक ताल व लय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। काव्य कला, पोएट्री, समस्त ललित कलाओं में इसे सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। यह भौतिक उपकरणों से पूर्णतः मुक्त है। काव्य का वास्तविक आधार शब्द है। भारतीय शास्त्रों में इसे शब्द ब्रह्मवाद
के नाम से अभिहित किया गया है। शब्दों के संयोग से भाषा का निर्माण होता है और भाषा की साधना ही काव्य कला को जन्म देती है। नेक्स्ट आता है प्रिय विद्यार्थियों म्यूजिक, संगीत कला। संगीत एक स्वरयुक्त लयात्मक आंगिक चेष्टाओं का मनोरम प्रदर्शन है। संगीत मानव को प्रकृति प्रदत्त अनोखा उपहार है। कलकल करते झरनों, चहचहाती चिड़ियों, लहलहाते पेड़ पौधे, गुंजन करते भंवरों के रूप में हमें हर तरफ मधुर संगीत सुनाई देता है। सृष्टि में सर्वत्र संगीत व्याप्त है। सम्यक गीत को ही संगीत कहते हैं। संगीत का माध्यम नाद है और नाद से उसकी सृष्टि मानी गई है। संगीत का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। संगीत भी आनंद की अनुभूति है, अभिव्यक्ति है, जो स्वर और लय के माध्यम से अपनी भावनाओं को मोहक ढंग से प्रस्तुत करता है, प्रकट करता है, जिसका प्रभाव सदा ही गहन और मनोहारी होता है। भारतीय संगीत का आरंभ वैदिक काल से ही माना गया है। ऋग्वेद के शांखायन ब्राह्मण के अनुसार नृत्य, गीत और वाद्य तीनों का अभिन्न साहचर्य है। भारतीय परंपरा अनुसार संगीत रत्नाकर की गायकी ही भारतीय संगीत की गायकी है। इस युग में रागों को 6 पुरुष रागों, 36 रागिनियों और उनके पुत्रों और पुत्रवधुओं में विभाजित किया गया है। संगीत और जीवन एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े हैं कि एक के बिना दूसरे की कल्पना करना असंभव सा प्रतीत होता है। मानव जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत संगीत मानव जीवन के साथ विद्यमान रहता है। संगीत मनुष्य को तनाव मुक्त कर संतुलित व्यवहार की ओर प्रेरित करता है। नेक्स्ट आता है आपका नृत्य एवं नाट्य कला, डांस एंड थिएटर आर्ट्स। भारतीय परंपरा में नाट्य कला को रस ब्रह्मवाद के नाम से अभिहित किया गया है। साथ ही नृत्य या नर्तन को नाट्य कला का ही अंग माना गया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को मुख्य कला व अन्य कलाओं को गौण कला स्वीकारते हुए नाट्य कला के अंतर्गत ही समाहित किया गया है। नाट्य कला मात्र मंच पर अभिनय करने तक ही सीमित नहीं है। नाटक का संबंध प्रयोगशीलता से जुड़ा हुआ है। इसके विभिन्न तत्वों और पक्षों को जानने पर हम अपने स्व की अनुभूति होती है। दूसरे अर्थों में नाट्य कला व्यक्तित्व निर्माण की महत्वपूर्ण सीढ़ी है। देश व समाज के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा मूर्त रूप ले लेती है। हम अपनी संभावनाओं, क्षमताओं एवं विशेषताओं के प्रति सजग हो जाते हैं। नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि हैं। भरत मुनि ने नाटक के विभिन्न तत्वों की रचना की, समाज को रंगमंच के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने रंगमंच की उपयोगिता को इस प्रकार प्रमाणित किया है कि जो कि आगे चलकर भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भरत मुनि के अनुसार अभिनय के 4 प्रकार होने चाहिए। आंगिक, जो अंग प्रत्यंगों और उपांगों द्वारा प्रदर्शित होते हैं। वाचिक, वाणी द्वारा जो प्रदर्शित होते हैं। आहार्य, हार और वेशभूषा आदि से अलंकृत होते हैं। और सात्विक, जो सात्विक भावों से प्रदर्शित होते हैं। नाटक अपने आप में कलाओं का संगम है। नाट्य शैली भारत की प्राचीनतम शैलियों में से एक है। भारतीय नाट्य शैली का इतिहास प्राचीन वैदिक काल से आरंभ होकर आधुनिक नाट्य शैली, विशेष रूप से पारसी, मराठी, बंगाली और हिंदी नाट्य शैली पर भी प्रभाव डालता है। पूरे भारतवर्ष में विभिन्न प्रकार के त्योहारों, मेले, उत्सव आदि की धूम रहती है। इन विशेष उत्सवों, पारंपरिक नाटकों का मंचन होता है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में स्थानीय पारंपरिक नाटकों में, विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान में खेली जाने वाली गौरी नाटिका है। गौरी नाटिका जो है वो विशिष्ट धार्मिक भावनाओं पर आधारित होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने एक ललित कलाओं में प्रदर्शनकारी कलाओं के बारे में बात की। आप इसी प्रकार से ई लेक्चर से जुड़े रहें तो और अपने असाइनमेंट पूरे करते रहें और
आपको जो ये पीडीएफ नोट्स उनको लिख लें या प्रिंट ले लें, तो आपको ये जमा कराना पड़ेगा सबमिशन टाइम से, इसलिए आप अपने असाइनमेंट स्केचिंग वगैरह टाइम से कर लें। धन्यवाद।